गुड आफ्टरनून। तो देखो, आज हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर का फोर्थ लेक्चर हो जाएगा। और जैसा कि तुम बोर्ड पे देख रहे हो, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है? सब कुछ सही आ रहा है? तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो, आज हम लोग कुछ बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, आज जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मली हम लोग जो भी क्वेश्चन क्लास में कराएंगे ना, वो सब आईआईटी या फिर नीट या फिर पहले जो एआईपीएमटी था, वो सब में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत अच्छा हमको कॉन्सेप्ट से समझने में मदद होगा। तो अभी शुरुआत का जो 3-4 क्वेश्चन देंगे, है ना, हम लोगों को थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जैसे अबाउ प्रिंसिपल या फिर हुंस रूल या फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। देखो, पहला क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड इज। हमको बताना है कि यहाँ पर दिव्यांशु रंजन सर, ऑफलाइन क्लास कब से होगा सर? सब लोग हर क्लास में ही पूछते हो, है ना। कोई पता नहीं है, अभी कोई गाइडलाइंस नहीं आया है ना। जब गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइंस आएगा तभी हम लोग बता पाएंगे। ठीक है, तो अभी तो ऑनलाइन ही चलेगा, ऑफलाइन का भी कोई चांस अभी तो सितंबर में, है ना, 30 सितंबर तक तो बंद ही है। देखो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या गाइडलाइंस होता है। हम लोग ज्यादा, तुम लोगों से ज्यादा बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलो। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड इज, इसमें बताना, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकता है। तुमको बताना है कि इसमें किस ऑप्शन में अबाउ प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया है। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, उस ऑर्बिटल में डालो जिसमें एनर्जी कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बताओ क्या ए में अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है? तुम लोग टाइप करोगे, क्या ए में अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है, यस या नो? श्रेयांश कह रहा है यस। ठीक है, बाकी सब नो। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया। तो एक बात को यहाँ पे समझोगे, है ना, ए में अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। ठीक है, इस बात को समझोगे, मेरा बात ध्यान से समझोगे। हाँ, बहुत बढ़िया श्रेयांश। ए में अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। अफबाउ कहता है कि पहले एस में भरो और फिर पी में भरो, पर पी में कैसे भरना है इसको अफबाउ को नहीं पता है। अफबाउ तो कहेगा कि 1s2 डालो, फिर 2s2 डालो, फिर 2p6 डालो। पी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा ये अफबाउ बताता है। ना, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा ये अफबाउ नहीं बताता है। तो याद करो, अफबाउ के अनुसार से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सही बात है। और 2p में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, भरे कैसे, इसमें इसको अफबाउ की जानकारी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ए जो है वो अफबाउ के अनुसार से सही है, लेकिन हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि हुंस रूल बोल रहा था कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होंगे तो पहले हमको एक एक करके भरना है। तो यहां पर हुंस रूल फॉलो नहीं है, बात को समझ रहे हो, है ना। तो ए अफबाउ प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ये हुंस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा। बी में देखो, बी अफबाउ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर 2s में अभी एक और इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। अभी यहाँ कम एनर्जी वाला, है ना, यहाँ पर स्टेट खाली है, लेकिन तुम एस में ना डाल के इलेक्ट्रॉन को पी में डाल दिए, तो बी जो है वो अफबाउ के अनुसार से सही नहीं है। तो बी हम लोगों का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। सी में देखो, सी में सही बात है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। डी भी सभी के अनुसार से सही है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर कहें कि कौन सा डायग्राम अफबाउ को यहाँ पर वायलेट कर रहा है, तो उसका आंसर सिर्फ बी होगा।
ठीक है, अब हम एक बात पूछते हैं, बताओ यहां पर कौन कौन सा डायग्राम हुन्स रूल को वायलेट कर रहा है? बताओ कौन कौन सा डायग्राम हुन्स रूल को वायलेट कर रहा है? हुन्स रूल को बताओ। शिवम कुमार कह रहे हो ए एंड बी, जानवी ए, ए देखो ए और बी दोनों होगा। हुन्स रूल के अनुसार से, हुन्स रूल के अनुसार से ये तो गलत है, और हुन्स रूल के अनुसार से ये भी गलत है, क्योंकि तुम अभी इसको कहां दूसरा इलेक्ट्रॉन दिए हो। वो कहता है ना कि भाई पहले एक इलेक्ट्रॉन डाल दो अब फिर पेयरिंग करो, पर तुम तो इसमें पेयरिंग नहीं किए, तुम तो इसमें पेयरिंग नहीं किए, तो हुन्स रूल के अनुसार से ये सही नहीं है। तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा अगर हुन्स रूल को वायलेट करने वाला ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, बताओ तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कौन वायलेट कर रहा है कि कोई भी नहीं कर रहा है? बताओ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कौन वायलेट कर रहा है कि कोई भी वायलेट नहीं कर रहा है? कोई भी वायलेट नहीं कर रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को कोई भी वायलेट नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो तो पहला का आंसर हम लोग समझ गए क्या होगा, पहला का आंसर बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, कहता है द outermost electronic configuration, the outermost electronic configuration, the outermost electronic configuration of the most electronegative element, of the most electronegative, of the most electronegative element is, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है NS2 NP3, बी दिया हुआ है यहां पर NS2 और NP4, सी दिया हुआ है NS2 और NP5, और डी दिया हुआ है NS2 और NP6। क्या लगता है बताओ? तुम जानते हो सब लोग, है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन होता है, सब लोग को पता है। हाँ वेरी गुड, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन हैलोजन फैमिली में है जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और 2p5 हो जाएगा। ठीक है, 2p5 हो जाएगा, क्योंकि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो हम लोग सब लोग जानते हैं फ्लोरीन है 9, और अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 1s2 2s2 और 2p5 हो जाएगा। तो ये NS2 और NP5 टाइप का है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बना के बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर ऑफ unpaired, find the number of unpaired electrons, find the number of unpaired electrons in फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है Mn2+, इसमें बताना है हम लोगों को। बी जो है वो Fe3+ में बताना है नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सी जो है वो Ni2+ में बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और डी जो है वो हम लोगों का कॉपर +1 में बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो तुम जानते हो इसके लिए हम लोगों को सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले अगर देखोगे ए के लिए पहले Mn का लिखते हैं, Mn। तो Mn में याद करो 25 होता है एटॉमिक नंबर, Mn में 25 होता है। तो इसके लिए हम लोग आर्गन का हेल्प लेंगे, आर्गन का 18 होता है, 18, और उसके बाद यहाँ पर 4s2 20, और 4s2 के बाद याद करो 3d5 हो जाएगा, 4s2 3d5 आर्गन, 4s2 3d5। अब Mn2+ का बनाना है यहाँ से, Mn2+। तो याद करो Mn2+ का जब बनाएंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेंगे। 4s से निकालते हैं इसलिए क्योंकि 4s का एनर्जी अब ज्यादा हो जाता है, पिछले क्लास में हम तुमको बताए थे। तो 4s का निकाल दोगे तो यहाँ पर आर्गन हो जाएगा और यहाँ पर 3d5 हो जाएगा। और जानते हो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सब सेल में। तो अगर D5 में अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 और 5, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन करके बढ़ेगा। ये हम लोगों का 3d5 हो जाएगा यहाँ पर, और इसीलिए यहां पर हम लोगों का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाएगा। तो अगर n से दिखाएं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ठीक है, Mn2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर बी देखोगे तो सबसे पहले आयरन, आयरन का याद करो हम लोगों का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो यहाँ पे आर्गन लिख देंगे और 4s2 हो जाएगा 20 और 3d6 हो जाएगा, 4s2 और 3d6 हो जाएगा। तो याद करो जब हम लोग Fe3+ का निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो Fe3+ में हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन हटाना है? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 तो पहले 4s से हट जाएगा और एक हटेगा 3d से, नहीं हटेगा, एक हटेगा 3d से। Fe3+ ना निकालना है, Fe3+ निकालना है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर ये फिर से D5 बचेगा। हाँ, तो इसमें तो फिर से 5 ही इलेक्ट्रॉन आता ना, 5 ही आता, बहुत बढ़िया। अगर हम यहाँ 2+ कर देते, अगर हम यहाँ 2+ कर देते, तब तुम कहते कि अच्छा 2+ का मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन हटाना है, तब सिर्फ 4s2 हटता और इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन और 3d6 हो जाता। समझ गए मेरी बात? तो अब 5 की जगह अगर अब इसमें अगर तुम ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे खींचोगे 1 2 3 4 और 5, ये 3d6 है। तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 3d6 हो जाएगा। तो अब जाकर हम लोगों को यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 4 मिलेगा। ठीक बात है यहां तक? थर्ड में क्या है याद करो, निकेल 2+ है, निकेल 2+ है। तो पहले निकेल देखते हैं, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो आर्गन हो गया, फिर 4s2 हो गया, और याद करो 3d8 हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो कहां से हटाएंगे? 4s से। तो अगर हम लोग निकेल 2+ का अगर लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आर्गन और साथ ही साथ यहाँ पर 3d8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकल जाएगा? 4s से निकल जाएगा। अब इसमें अगर हमको कोई बोलेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो पहले तो यहाँ 5 ऑर्बिटल बनाएंगे और 3d8 है, तो 1 2 3 4 5, फिर 6 7 और 8। तो देखो इसमें अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 हो जाएगा। अगर लास्ट देखा जाए, लास्ट कॉपर, कॉपर याद करो बहुत इंपॉर्टेंट, 29। तो इसमें हम लोग बताए थे आर्गन होता है और फिर 4s1 होता है और 3d10 होता है, 4s1 होता है और 3d10 होता है।
बताओ एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, 4s1 से हटा देंगे, तो 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन जब हट जाएगा तो बताओ यहाँ पे अगर कॉपर +1 का कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा तो इसको बोल देंगे आर्गन, और यहाँ 3d10। अब जानते हो D10, तो D10 में तो हम लोगों का सारा जो D का पांचों ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 और 5, पहले तो सब में एक एक करके भरा, लेकिन अब उसके बाद सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया 3d10। और यहां पर देखा जाए तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n बराबर 0 हो जाएगा, n बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी आयन में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी आयन का, और साथ ही साथ अगर उसमें कोई पूछता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत बहुत पूछा जाता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, इसको अगर पूछेगा तो वो समझ जाएगा कि लड़का को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या जो भी स्टूडेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करने आता है ऑर्बिटल में, और साथ ही साथ उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जानकारी है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक पहले इसका पिक ले लेते हैं, फिर इससे आगे और देखेंगे हम लोग। देखो, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद और भी सारा चीज हम लोग इसको रिलेट करेंगे। शेप ऑफ क्या होता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, पहले ऑर्बिटल्स क्या होता है तो याद करो। ऑर्बिटल्स हम लोग कहते हैं, है ना, सबसे पहले तो ऑर्बिटल्स हम लोग, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल क्या बोलते हैं, द स्पेस around the nucleus, the space around the nucleus where the space, है ना, around the nucleus where the probability of finding, है ना, where the probability of finding an electron is maximum is called, the space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum is called an orbital। तो ऑर्बिटल वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। जैसे हम तुमको बताए थे कि अगर कोई आदमी बोरिंग रोड में रहता है तो उसके बोरिंग रोड में पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, पर वो तो किसी एक मोमेंट पे इस धरती में कहीं पर भी रह सकता है, किसी भी देश वो घूमने जा सकता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग डिस्कस किए थे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन में अब डुअल नेचर है, वो पार्टिकल के साथ साथ उसमें वेव नेचर है। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि एकदम इलेक्ट्रॉन जो है ये यहीं पर चारों तरफ घूम रहा है। अब वो न्यूक्लियस के बाहर से इन्फिनिटी के बीच में वो कहीं पर भी रह सकता है, पर एक ऐसा स्पेस है जहां पर उसके पाए जाने की संभावना क्या है, सबसे ज्यादा है, और उसी को हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब याद करो, अगर हम कहें कि इस फैन पे जो फैन घूम रहा है, तुमको एक एग्जांपल बताए थे कि अगर एक फैन घूम रहा है और उसके एक ब्लेड पर अगर हम लोग रेड रंग का स्टिकर साट दें तो तुम देखोगे कि एक पूरा रीजन
सर्कुलर क्लाउड हो जाएगा एक पूरा रीजन, और वो स्टिकर उस पूरे रीजन में कहीं पर है। बात समझ में आ रहा है? वो स्टिकर उस पूरे रीजन में कहीं पर है, पर वो जो शेप बना सर्कुलर, है ना, वो हम कहेंगे भाई ये वो स्पेस है जहां पर इस स्टिकर के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। बताओ, ये बात समझ रहे हो? ठीक है। तो अब अगर हम लोग कहें यहां पर, है ना, शेप ऑफ ऑर्बिटल में, तो जैसे अगर हम लोग यहां पर फर्स्ट देखें एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, तो देखो एस ऑर्बिटल, तो हम लोग कहते हैं कि एस ऑर्बिटल, ठीक है, द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल is spherically symmetric। मतलब जो एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो एक स्फेयर के जैसा है। ठीक है। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि ये न्यूक्लियस है, मान लो ये न्यूक्लियस है, तो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। तो ये हम लोगों का सोचो एक तरह से 1s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है। तो अगर ये हम लोगों का अगर न्यूक्लियस है तो ये स्फेरिकली सिमेट्रिक, ये हम लोगों का 1s ऑर्बिटल हो गया, ये 1s ऑर्बिटल हो गया स्फेरिकली सिमेट्रिक। ठीक है। अब बताओ 2s कहां होगा? 2s कहां होगा? 2s जो है वो इसी के बाहर बड़ा बड़ा सा स्फेयर होगा। तो अगर हम यहां पर इसको 1s बोले, तो देखो अगर हम यहां पर कह रहे हैं कि ये 1s है तो 2s इसके बाहर होगा। यानी हर s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकली क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है ना, स्फेरिकली होता है। ठीक है। और स्फेयर का जानते हो कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि स्फेयर का कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि स्फेयर हर डायरेक्शन में क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है। तो एस ऑर्बिटल इसीलिए कहा जाता है कि एस ऑर्बिटल जो है, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, इन नेचर, क्योंकि इसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है एस ऑर्बिटल का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है, तो तुम न्यूक्लियस से किसी भी डायरेक्शन में जाओ, उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, है ना, उतना ही रहेगा, क्योंकि हर डायरेक्शन सिमेट्रिकल है। यानी किसी डायरेक्शन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है और किसी डायरेक्शन में कम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं है। हर डायरेक्शन इक्विवेलेंट हो गया। तो अगर हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का प्रोबेबिलिटी हर एक डायरेक्शन में क्या है? सेम है। इसी को स्फेरिकली सिमेट्रिक बोला जा रहा है। ठीक है। तो कोई तुमसे पूछेगा एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, तो बोलना कि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है, और उसका मतलब है कि वो नॉन डायरेक्शनल है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का इक्वल प्रोबेबिलिटी है हर एक डायरेक्शन में। ये बात को समझे कि नहीं समझे? इस बात को समझे? ठीक है। कोई बात, ये बात समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखो, अभी हम तुमको बताए हैं कि हम लोग अभी क्वांटम नंबर पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पर एक बार हम लोग फिर से लौटेंगे। जब हम लोग शुरुआत से पढ़ेंगे तो एक बार हम लोग इसको फिर से सिचुएशन को रिलेट करेंगे। तो यहीं पर एक पॉइंट समझना, एक वर्ड होता है नोड, एक वर्ड होता है नोड। नोड क्या होता है? नोड होता है वो स्पेस या वो सरफेस, नोड होता है वो सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एकदम जीरो है। ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस सरफेस को हम लोग नोड कहते हैं। अगर वो सरफेस प्लेनर हुआ तो बोलेंगे कि ये प्लेनर नोड है। अगर वो सरफेस, है ना, एक स्फेरिकल सरफेस हुआ तो उसको कहते हैं हम लोग स्फेरिकल नोड।
या फिर रेडियल नोड। तो अभी एक बात समझना, इस 1s और 2s के बीच में, इस 1s और 2s के बीच में एक ऐसा सरफेस देखा गया, एक ऐसा सरफेस देखा गया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एकदम नहीं है 1s और 2s के बीच में। तो याद करो, इसी को हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल नोड। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड। स्फेरिकल नोड और क्या बोलते हैं? रेडिकल नोड, रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड या रेडियल नोड, जहां पर है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। तो अगर हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर अगर हम बोलेंगे है ना नोड, तो नोड का मतलब समझना है ना द स्पेस, है ना वेयर द probability of finding an electron is क्या होता है? is 0। ठीक है, तो वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है उसको नोड कहते हैं। और पाया गया कि हम लोगों के पास 2 टाइप्स ऑफ नोड होता है। नोड 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ नोड। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड। क्या बोलते हैं? रेडिकल नोड और स्फेरिकल नोड। ठीक है, और इसका जो संख्या होता है किसी भी ऑर्बिटल में, ये सब सोचो कि तुम रिजल्ट पढ़ रहे हो, ये सब तुम सोचो कि रिजल्ट पढ़ रहे हो और इसको याद रखना है ना। अब ये सब जो है कैसे निकला ये हम लास्ट होते होते डिस्कस करेंगे, पर अभी ये रिजल्ट है और इसको याद रखना है कि किसी भी ऑर्बिटल में रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड होता है n-l-1। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि 1s में कितने रेडियल नोड है या कितने स्फेरिकल नोड है, तो याद करो 1s के लिए n बराबर 1 हो गया और l बराबर 0 हो गया। तो यहां पुट करोगे 1 माइनस 0 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? बताओ कितना आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1s में कोई रेडियल नोड नहीं है। तो देखो 1s के अंदर में कोई डॉटेड हम लाइन नहीं दिए हैं, लेकिन 2s में अगर बोले, बताओ अगर 2s में बोले कितने रेडियल नोड होंगे, तो देखो n बराबर यहां 2 हो गया और l बराबर 0 हो गया और -1 किए, तो बताओ यहां पर कितना आएगा? 1 आएगा। बाकी लोग नहीं टाइप कर रहे हो भाई। n बराबर कितना आएगा? n बराबर 1 आएगा। इसका मतलब है 2s में एक रेडियल नोड होगा। बात समझ में आ रहा है? अभी ये रिजल्ट है, इसको याद रखना है। तो एक होता है रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड, जो स्फेरिकल सेल की तरह काम करता है। ठीक है, उसका शेप स्फेरिकल होता है। और एक होता है, अभी हम लोग है ना एंगुलर नोड और प्लेनर नोड। ये एक प्लेनर सरफेस होता है और प्लेनर नोड, और ये इसका जो संख्या होता है वो l के बराबर होता है। तो इसीलिए तुम देखोगे अगर टोटल नोड्स किसी भी ऑर्बिटल में कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल, तो ये कितने के बराबर हो गया? n-1। यानी किसी भी ऑर्बिटल में ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये सब को समझो कि ये सब अभी फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई बोलेगा कि किसी ऑर्बिटल में कितने नोड होते हैं, तो तुम तुरंत बोल दो n-1। किसी भी ऑर्बिटल में कितने स्फेरिकल नोड होते हैं? n-l-1। किसी भी ऑर्बिटल में कितने एंगुलर या प्लेनर नोड होते हैं? तो तुम कह दो l के बराबर है। और नोड क्या है? तो बोलना नोड वो सरफेस हो गया जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एकदम 0 है, बिल्कुल नहीं है। तो 2 टाइप का नोड होता है, एक स्फेरिकल नोड और एक होता है प्लेनर नोड। एक का शेप स्फेरिकल होता है और एक का शेप प्लेनर होता है।
इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दो टाइप का नोड होता है ना। तो यहां पर इन दोनों का वैल्यू हम लोगों को याद रखना है। तो एस ऑर्बिटल का शेप क्या हो गया, स्फेरिकल। वो हो गया नॉन डायरेक्शनल, मतलब हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। और हमारे पास दो टाइप के नोड होते हैं हर एक ऑर्बिटल में, रेडियल और स्फेरिकल नोड, या फिर एंगुलर और प्लेनर नोड। और सबका कितना होता है उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया है तो यस टाइप करो, फिर आगे बढ़ेंगे सब लोग। तो देखो यहां पे ये तो एस हो गया। और यहां पर ध्यान से देखो, है ना, कि चूंकि ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए याद करो तुम एस को क्या बोलते थे, एल बराबर 0। एस को क्या बोलते थे याद है, एस के लिए तुम लिखते थे, एस के लिए एल बराबर 0, तो एम बराबर क्या आता था, 0 आता था। एस के लिए एल बराबर 0 तो एम बराबर 0, यही बता रहा है कि कोई डायरेक्शन नहीं है। एल 0 और एम 0, इसका मतलब हुआ कि कोई डायरेक्शन नहीं है एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल 0 और एम 0 हो जाता था। ठीक है, तो देखो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल हो गया। अब सवाल उठता है कि पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि पी ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। तो देखो दूसरा अगर हम लोग कहें पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो हम लोग यहां पर कहेंगे कि द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज लाइक अ डम्बल, डम्बल। देखो जैसे तुम डंबल देखते होगे, जो लोग हम लोग कसरत करने में यूज करते हैं, है ना, वो उसी तरीके से, जहां पर एक यहाँ पर ऐसे एक लोब बना रहता है, फिर एक थोड़ा सा हम लोगों का एक बार बना रहता है पकड़ने के लिए, फिर एक ऐसे, है ना, लोब बना रहता है। तो जो पी ऑर्बिटल का जो शेप है उसी तरह का होता है। और याद करो पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सब ऑर्बिट में। तो अब देखो, अगर तुम इसको, इस एक्सिस को अगर एक्स एक्सिस मानो, और यहां पर अगर हम लोग न्यूक्लियस माने, तो देखो एक लोब ऐसा रहेगा और एक लोब ऐसा रहेगा। और अगर हम इस एक्सिस को अगर एक्स एक्सिस माने, तो इस ऑर्बिटल को हम लोग पीएक्स बोलते हैं। इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, पीएक्स। और इसका यह मतलब हुआ कि अगर इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा एक्स एक्सिस पर है। इन दोनों को बीच से कट करता हुआ एक्स एक्सिस मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई बोलेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन पीएक्स ऑर्बिटल में है, तो तुम समझना कि ये डंबल टाइप का, है ना, शेप में उसके पाए जाने की संभावना है। और सबसे ज्यादा किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएक्स ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना एक्स एक्सिस में होती है। उसी तरह देखो, अगर ये वाई एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस, तो ये एक ऑर्बिटल हम लोगों का मिलेगा। अगर ये वाई एक्सिस है तो इस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, ये ऑर्बिटल पी वाई ऑर्बिटल हो गया। तो बताओ यहां पर किस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। सब लोग चुपचाप बैठे रहते हो भाई साहब। वाई एक्सिस, हाँ, तो ये इसमें सबसे ज्यादा क्या है, वाई एक्सिस में पाए जाने की संभावना है। तो इसको पी वाई ऑर्बिटल बोलते हैं। और अब सवाल उठता है कि अगर ये x माना जाए,
ये y माना जाए तो एक हम लोग ऐसे दिखाते हैं जेड एक्सिस। और अगर ध्यान से समझो तो इस जेड एक्सिस का क्या मतलब होता है? इस जेड एक्सिस का मतलब होता है कि ये लाइन बोर्ड के आगे है, बोर्ड के आगे ऐसे है। ये जो ऐसा लाइन दिख रहा है ये एक्चुअल में ऐसे है, जेड एक्सिस आगे की ओर। और ये जो लाइन है ये इस बोर्ड के पीछे है। बात को समझ रहे हो? जेड एक्सिस में बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला लाइन ऊपर है और ये वाला लाइन नीचे है, इसीलिए यहां पर एक लोब हम लोग ऐसे दिखाएंगे और एक लोब ऐसे दिखाते हैं। और ये अगर हम लोगों का जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है, तो ये इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? पीजेड। क्या बोलते हैं इसको? पीजेड। तो जो पी सब ऑर्बिट होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं और उसी 3 ऑर्बिटल को पी एक्स, पी वाई और पी जेड बोलते हैं। बताओ तो, अगर तुम पढ़े हो कि इफ एल बराबर 1, इसी को पी सब ऑर्बिट कहते हैं। तो अगर एल बराबर 1 होता है तो एम का वैल्यू -1, 0 और +1 होता है। 3 होता है ना? 3 होता है, -1, 0 और +1। ठीक है, तो अब कोई बोलेगा कि अच्छा बताओ यहां पर ये 3 ऑर्बिटल जो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो इसको बोलते हैं -1, इसको बोलते हैं 0 और इसको बोलते हैं +1। ठीक है, तो अब कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ इसमें ये कौन है? पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है? ये कौन है? ठीक है, उसी तरह तीनों ऑर्बिटल को पूछेगा कि ये पी एक्स है कि पी वाई है कि पी जेड है। तो यहां पर एक बात समझना कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड और m बराबर -1, 0, +1 में कोई रिलेशन नहीं है। हम किसी को कुछ भी मान सकते हैं, पर हम लोग जेड को फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, ये एक कन्वेंशन है कि जो m बराबर 0 है, जो m बराबर 0 है उसका मतलब हमको pz समझना है। यानी जो m बराबर 0 है वो क्या है हम लोगों का? pz। जेड एक्सिस पे है, ये pz हो गया। m बराबर जो -1 है उसको तुम px भी मान सकते हो और py भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। और उसी तरह m बराबर +1, तुम अगर इसको px माने हो तो इसको py और इसको फिर से px। इसमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम लोग बीच वाला जो m बराबर 0 होता है उसको हम लोग कौन सा मानते हैं? pz ऑर्बिटल। कौन सा मानते हैं हम लोग? pz। और m बराबर -1 को px py कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर m बराबर -1 px होगा तो m बराबर +1 py होगा। अगर m बराबर -1 py होगा तो m बराबर +1 px होगा। ये कन्वेंशन है ना? ऐसे है ना, -1, 0, +1 और px py pz में कोई रिलेशन नहीं है। तो बहुत सारा किताब जो है वो देखोगे ऐसे भी लिख देता है, ऐसे भी लिख देता है। ठीक है, तो लिखा जा सकता है, लेकिन बाय अगर कन्वेंशन से चलोगे तो हम लोग यहां पर इसको pz मानेंगे, इसको px और इसको py मान सकते हैं, या फिर इसको px और इसको py मान सकते हैं। लेकिन बीच वाला को याद रखो, उसको 0 को pz ही मानना है, जेड एक्सिस पे ही मानना है। बताओ ये कंफर्म हो गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम लोग एकदम कुछ रिस्पॉन्स नहीं लेता है। 12th वाला जो बच्चा है वो धाए धाए लिखते रहता है, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। तो हमको पता चलता है कि वो समझा कि नहीं समझा। और तुम लोग एकदम लगता है कि एकदम तकिया उकिया लगा के मोबाइल को सामने रख देते हो और एकदम लेट के देखते हो, अरे सर बोलिए अब हम सुन ही रहे हैं एकदम आपका बात एकदम बढ़िया से। नहीं, सुनना नहीं है, थोड़ा रेस्पॉन्स दिखाना है ना? चलो देखो ये पी ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से थर्ड जो है ये यहां पर अब हम लोग डी ऑर्बिटल देखेंगे। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल का जो शेप होता है, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल is like a double dumbbell, double
डंबल टाइप का होता है, यानी इसमें 2 लोब के जगह 4 लोब बनेगा, डबल डंबल। ठीक है, तो बस जानते हो डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल। तो देखो इसको कैसे दिखाते हैं, यहां पर ध्यान से देखो, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो देखो इसका एक लोब इधर होगा, एक लोब इधर होगा, एक लोब इधर होगा और एक लोब इधर होगा, ऐसे। ठीक है, और इस ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई। क्या बोलते हैं, डी एक्स वाई। तुम लोग बताना, तुम लोग बताना कि ये कहीं देखे हो तुम लोग, ये कहीं ऐसा देखे हो, तो बताओ तो, ऐसा कहीं देखे हो। ये वेव में, वेव का नाम सुने होगे, वेव का नाम सुने होगे। इसको याद करो, क्रेस्ट बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं हम लोग। वेव में पढ़े हो ना, बहुत बढ़िया। बताओ तो, मेरा एक बात हम तुमसे पूछते हैं, क्या इसको हम ट्रफ बोल सकते हैं और इसको क्रेस्ट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, सही है कि गलत है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि तुम देखो, तुम इधर से देख रहे हो तब ये ऊपर दिख रहा है और ये नीचे दिख रहा है, तो इधर से देखोगे तो ये नीचे दिखेगा, ठीक है, और ये ऊपर दिखेगा। तो क्रेस्ट और ट्रफ इसमें किसी को भी बोल सकते हो, इस बात को समझना है ना। तो याद करो, कभी वेव में अगर तुम पढ़े होगे तो किसी, इसको कोई प्लस माइनस और प्लस भी ऐसे भी लिखता है, प्लस माइनस प्लस भी लिखता है कि नहीं लिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, इसका ये मतलब होता है। पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है नहीं, क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये प्लस है और ये प्लस है, इसका मतलब है ये जैसे वाइब्रेशन करेगा वैसे ही ये भी वाइब्रेशन करेगा। मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, प्लस प्लस, और उसी तरह फिर माइनस माइनस, मतलब इधर का है ना फेज और इधर का फेज, मतलब ये जैसे नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, प्लस माइनस का यही मतलब होता है। बात समझते हो ना। तो जब भी कोई वेव, जब भी कोई वेव दिखाते हो, जब भी कोई वेव दिखाते हो तो प्लस और माइनस दिखाना पड़ता है। प्लस का मतलब कि ये जैसे वाइब्रेशन करेगा, यानी एक प्लस जैसे वाइब्रेशन करेगा दूसरा प्लस वैसे ही वाइब्रेशन करेगा। तो तुम प्लस माइनस किसी को भी दिखा सकते हो, इस बात को समझ रहे हो ना। तो अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है, तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है। तो इलेक्ट्रॉन भी अगर ऑर्बिटल में है तो वहां पर भी कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, क्योंकि वेव होता है तो उसमें कहीं प्लस और कहीं माइनस होता है कि नहीं होता है। तो बताओ, इसीलिए कभी कभी किसी किताब में देखोगे तो इसको प्लस और इसको माइनस दिखाया जाता है, और इसको प्लस और इसको माइनस दिखाया जाता है, क्योंकि ये वेव है तो वेव में प्लस और माइनस दिखाया जाता है। समझो कि ये भी क्रेस्ट और ट्रफ टाइप का चीज है। क्या चाहिए, क्या चीज है, क्रेस्ट और ट्रफ टाइप का चीज हो गया, समझ गए। इसीलिए इसको प्लस माइनस ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, डी में, डी इसमें यहां पे ध्यान से देखना, इसमें डी एक्स वाई में ध्यान से समझना, डी एक्स वाई में ये अगर प्लस है तो ये भी प्लस है, ये बात समझना, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस है, ये डी एक्स वाई का साइन होता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डी एक्स वाई ऑर्बिटल ऐसे रहता है एक्सिस के बीच में। तुम बता सकते हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्स वाई ऑर्बिटल में है
तो किस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है, एक्स एक्सिस पर कि वाई एक्सिस पर कि दोनों के बीच में, कि दोनों के बीच में? बताओ, दोनों के बीच में ही y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स लिखते हैं, बीच में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बीच में। तो जानते हो, अगर कोई बोलता है कि अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये लाइन जो एकदम बीच से काटता हुआ होता है, इसी लाइन को y बराबर x बोला जाता है। इसी लाइन को y बराबर x बोला जाता है, क्योंकि अगर यहाँ x 0 होगा तो y 0 होगा, x1 तो y1, x2 तो y2, ऐसा एक कर्व आता है, स्ट्रेट लाइन। ये y बराबर x और ये होता है y बराबर माइनस एक्स, समझे? तो कोई तुमसे पूछेगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के किस एक्सिस पे सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना होगी, तो तुम कहना y बराबर x और y बराबर क्या, y बराबर x और y बराबर माइनस एक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। समझ में बात आया? अगर कोई इलेक्ट्रॉन dxy ऑर्बिटल में है तो उसके पाए जाने की संभावना एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब ना केमिकल बॉन्डिंग में बहुत यूज होने वाला है। ये एक चैप्टर नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में यूज होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। हम बता रहे हैं कि ये लाइन y बराबर x होता है और ये लाइन y बराबर क्या होता है, माइनस एक्स। तो यहां पर ये जो पॉइंट देखो और ये पॉइंट, इस लाइन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, dxy। जैसे यहां पर एक ऑर्बिटल है dxy, उसी तरह बताओ अगर हम यहां लिखें y और यहां लिखें z, तो ये जो ऑर्बिटल होगा, ये जो ऑर्बिटल होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई जेड। कौन सा ऑर्बिटल हो गया ये? तो डी का एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई, तो एक्सिस के बीच में डी वाई जेड, तो वाई और जेड के बीच में उसका लोब रहेगा। और एक ऑर्बिटल होता है डी एक्स जेड, तो अगर ये एक्स है और ये जेड है, 5 ऑर्बिटल होना है ना, तो 5 ऑर्बिटल प्लस प्लस माइनस माइनस, ये ऑर्बिटल हो गया डी एक्स जेड। तो डी एक्स जेड में जो लोब रहेगा वो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का संभावना सबसे ज्यादा होगा। और एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है जो एकदम एक्सिस पे होता है ऐसे। तो अगर तुम इसको x कह रहे हो और इसको y कह रहे हो, तो इस ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सब नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो यहां पर जो लोब है वो एक्सिस पर ही है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे है। और यहीं पर एक लोब और यहां पे खींच देते हैं, जिसको अगर ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस है अगर ये, तो ये एक लोब ऐसे रहता है और दूसरा एक यहां पर ऐसा लोब रहता है। ठीक है, इन एक अगर हमको इसको ड्रॉ करना है तो एक ऑर्बिटल का शेप थोड़ा चारों से थोड़ा अलग होता है, जिसमें ये हो गया जेड एक्सिस, तो एक डंबल बन रहा है जेड एक्सिस में, और एक सोचो एक क्लाउड एक्स वाई प्लेन में दिखेगा, पर रिंग टाइप का दिख रहा है, रिंग टाइप का ऐसे। तो ये ऑर्बिटल को बोलते हैं डी जेड स्क्वायर, और ये जेड एक्सिस हुआ। मतलब पांचों ऑर्बिटल डबल डंबल नहीं होता है, पांचों ऑर्बिटल डबल डंबल नहीं होता है। इसमें जो डी जेड स्क्वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन जेड एक्सिस पे है और साथ ही साथ एक एक्स वाई में भी एक छोटा सा रिंग बना रहा है।
तो ये डी का 5 ऑर्बिटल है। कौन कौन सा डी का 5 ऑर्बिटल है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बताओ इसमें से किस दो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस की तरफ है? किन दो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस की तरफ है? एक्सिस की तरफ है। बताओ किन दो ऑर्बिटल का? लिखो, तुम लोगों में से कोई लिखेगा? कौन सा दो ऑर्बिटल एक्सिस की तरफ है 5 में से? हाँ, ईशान भारद्वाज डी जेड स्क्वायर, एक तो सही लिख रहे हो। दूसरा दूसरा कौन है जो एक्सिस की तरफ है? कौन सा वो ऑर्बिटल है डी का जो फर्स्ट और लास्ट? बहुत बढ़िया शिवम, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सब का बहुत यूज होने वाला है। अभी तो तुम खाली समझो कि ऐसा होता है, जब अभी केमिकल बॉन्डिंग में आओगे तो तुमको पता चलेगा वो इसका इतना सारा यूज है। तो दो ऑर्बिटल में लोब जो है वो एक्सिस पर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बाकी 3 ऑर्बिटल में जो लोब है वो हम लोगों का एक्सिस के बीच में है। वो क्या है? हम लोगों का एक्सिस के बीच में है। ठीक है, अब बता सकते हो अगर L बराबर 2 होता है तो M का कितना वैल्यू होता है हमारे पास? अगर L बराबर 2 होता है तो M बराबर -2, -1, 0, +1 और +2। याद करो, जब L बराबर 2 होता है तो हम लोगों को M का 5 वैल्यू मिलता है, -2, -1, 0, +1 और +2। तो ये पांचों में से हम लोग फिर से कोई पूछेगा कि किसको माना जाए, किसको माना जाए M बराबर 0? सोच के बताओ, M बराबर 0 किसको माना जाए? M बराबर 0 किसको माना जाए? तुम लोग दिमाग लगाओ। वहां पर किसको M बराबर 0 माने थे? एक्स एक्सिस में बताओ किसको M बराबर 0 माने थे? नहीं, फिर हाँ, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर को हम लोग M बराबर 0 मानेंगे क्योंकि ये जेड एक्सिस पे है। याद करो, जो जेड एक्सिस पे है उसको हम लोग M बराबर 0 मानेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? ये हो गया M बराबर 0। डी जेड स्क्वायर को मानेंगे M बराबर 0। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब यहां पर हम तुमको और बताते हैं। ठीक है, देखो डी जेड स्क्वायर कहां तक दिख रहा है तुम लोगों को? यहां तक को दिख रहा होगा। देखो यहां पे डी जेड स्क्वायर के लिए M बराबर 0 हमेशा मानना है। ठीक है, M बराबर 0। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम M बराबर -2 माने, -2, तो डी जो एक्स वाई है ये हमारा M बराबर 2 होगा, 2 होगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगर M बराबर -2 मानेंगे तो डी एक्स वाई हमारा क्या होगा? M+2। ठीक है, और उसी तरह दो ऑर्बिटल अभी हॉरिजेंटल एक्सिस कुछ नहीं है, एक्स वाई प्लेन है आशीष। हॉरिजेंटल एक्सिस तो इधर एक्स भी होगा और अंदर वाई भी जाएगा, पूरा एक्स वाई प्लेन हो गया, है ना? हॉरिजेंटल एक्सिस दो हो जाएगा ना इसमें आशीष, समझ रहे हो? एक्स और वाई, या जेड उस पे परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों हो गया। और उसके बाद अगर हम लोग यहां पर माने डी जेड स्क्वायर M0, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए अगर M बराबर -2 तो डी एक्स वाई बराबर क्या हो गया? M बराबर +1। और यहीं पे समझो डी वाई जेड के लिए, है ना, यहां लिख देते हैं। बताओ यहां पे तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, डी वाई जेड के लिए M बराबर -1, डी वाई जेड के लिए M बराबर -1 और डी एक्स जेड के लिए, है ना, M बराबर +1 और डी एक्स जेड के लिए M बराबर +1। मतलब समझो यहां पर, मतलब यहां पर क्या समझना है
कि अगर हम लोग ऑर्बिटल को ऐसे दिए, देखो अगर ऑर्बिटल को ऐसे दिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां पर डी वाई जेड लिखते हैं, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड और डी एक्स वाई, अगर ऐसे लिखते हैं तो यहां पर ध्यान से देखो, ये डी जेड स्क्वायर इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक बात यहां पे देखो, तो यहां पे दिख रहा है कि नहीं, डी अगर हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, डी जो है वो वाई जेड हो गया, डी जेड स्क्वायर हो गया, डी एक्स जेड हो गया और डी एक्स वाई हो गया। दिख रहा है पांचों, पांचों दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब ध्यान से देखो इन पांचों के लिए, ठीक है, इन पांचों के लिए अगर इसको तुम m बराबर -2 कहोगे तो ये m बराबर -1 होगा, ये m बराबर 0 होगा, ये m बराबर +1 होगा और ये m बराबर +2 होगा, ऐसे। और नहीं तो तुम ऐसे भी मान सकते हो कि ये m बराबर अगर +2 है तो ये +1 है, ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है। मतलब कहने का सेंस क्या है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को तुम +2 और -2 दोनों मान सकते हो, लेकिन अगर ये -2 हो गया तो ये +2 हो जाएगा डी एक्स वाई, और अगर ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये है ना। पर डी जेड स्क्वायर को हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, 0। डी जेड स्क्वायर को क्या मानते हैं हम लोग, 0। इसीलिए देखो यहां पर लिख दिए हैं डी जेड स्क्वायर एम बराबर 0 है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एम बराबर -2 डी एक्स वाई। तो यहां पर इसको तुम +-2 भी मान सकते हो, तो ये माइनस हो गया तो ये प्लस भी हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस भी हो गया। उसी तरह डी वाई जेड माइनस भी है और प्लस भी है, और डी एक्स जेड उसी तरह से m प्लस माइनस माइनस प्लस है तो यहां प्लस और माइनस, इस तरह से हम लोग मानते हैं। बताओ क्लियर हो गया। देखो हम लोग फिर से बता देते हैं, डी में कितना ऑर्बिटल है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स है, और उसका जो नाम है वो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिसमें से 2 ऑर्बिटल जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका लोब एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे है, और जबकि डी जेड स्क्वायर का जो लोब है वो जेड एक्सिस पे है, और एक छोटा सा रिंग जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। अब पूछा जाए कि कौन सा m किस ऑर्बिटल के लिए रहेगा, तो हम लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, बस जो डी जेड स्क्वायर है उसको हम लोग m बराबर 0 मानते हैं, डी जेड स्क्वायर को m बराबर 0 मानते हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को +-2 ले सकते हैं m बराबर, और उसी तरह डी एक्स वाई को भी -+m बराबर 2 ले सकते हैं। और डी जो हम लोगों का वाई जेड है और एक्स जेड है उसको हम लोग +-1 में से कुछ भी ले सकते हैं। ये हम लोगों का ऐसे हम लोगों का यहाँ पर आता है, ऐसे कोई एग्जैक्ट रिलेशन तो नहीं है, पर कहने के लिए हम लोग यहाँ पर ये बोला जा सकता है। क्लियर बात है। और देखो अगर साइन लिखना है, साइन तो साइन तो हम तुमको बता दिए, यहां पर प्लस तो यहां पर भी प्लस, ये माइनस तो ये माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी जेड स्क्वायर में अगर ये प्लस है तो ये भी नीचे वाला प्लस है, और ये सर्कुलर वाला को माइनस हम लोग मानते हैं, ठीक है। साइन हम लोगों को ध्यान देना है। देखो हम तुमको पहले भी समझाए थे कि क्वांटम नंबर्स जो है हम लोग स्टार्ट किए पढ़ना, तो हम लोग बोले कि चीजों को आसानी से समझने के लिए हम लोग ऑर्बिट पहले लिए,
फिर उसमें सब ऑर्बिट लिए, फिर सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल लिए। जबकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर है, तो एक्चुअल में सिर्फ हम लोगों को एटम में ऑर्बिटल्स ही पढ़ना है। यानी हर क्वांटम नंबर को हम लोगों को ऑर्बिटल से रिलेट करना है, क्योंकि ऑर्बिटल ही है वो स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। तो हर क्वांटम नंबर को हम लोग को रिलेट करना है किससे? ऑर्बिटल से। तो अब सवाल उठता है कि एन, एल और एम ऑर्बिटल के लिए क्या बताता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अब देखो, ये अब अगर हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि एन क्या बताता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बोलेगा एन क्या बताता है तो तुम समझना, एन बताता है, एन बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है एन? साइज ऑफ ऑर्बिटल। एन जो है वो ऑर्बिटल का साइज बताएगा। जैसे अगर हम लोग कहेंगे 1s और 2s, तो देखो यहां 2 है ना, तुम्हारा एन हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसका मतलब होगा कि 1s से बड़ा जो होगा वो 2s होगा। ये साइज हो गया। यानी एन बराबर, एन क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। वीडियो लैग नहीं कर रहा है रुचि? वीडियो लैग कर रहा है क्या? तुम लोग को लग रहा है ऐसा? बाकी लोग? नहीं, वीडियो लैग नहीं कर रहा है रुचि, तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन स्लो हो सकता है बाबू, है ना? यहां इधर ठीक है? ठीक। तो देखो एन क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा एल जो है क्या बताता है? एल, एल बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। एल क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है एल। जैसे अगर एल बराबर 0 हो गया, जैसे अगर एल बराबर 0 हो गया तो याद करो स्फेरिकल हो गया। एल बराबर 0 हो गया तो स्फेरिकल हो गया। अगर एल बराबर 1 हो गया तो डम्बेल हो गया। यानी एन बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, एल बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। बात समझ में आया? एल बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है कि एम जो बताता है वो हम लोगों का ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का। ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। जैसे कि जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग बोलते हैं एल बराबर 1, तो याद करो m का वैल्यू -1, 0 और +1 हो गया। तो m का कितना वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है? 3। इसका मतलब यह हुआ कि यहां हम लोगों को 3 ओरिएंटेशन है, यहां पर 3 ओरिएंटेशन है। तो इसीलिए यहां पर px, py और pz हम लोगों को 3 एक्सिस पे मिल रहा था लोग, px, py और pz। तो याद रखना, एन बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, एल बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल और एम बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। एम का 3 वैल्यूज आया, मतलब ऑर्बिटल का 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन मिलेगा, px, py, pz। अगर m का 5 वैल्यूज मिला तो 5 डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गया। क्लियर बात है? और जानते हो कि एक और पॉइंट तुम ले सकते हो कि एन ऑर्बिटल के एनर्जी से भी रिलेटेड है, क्योंकि याद करो तुम पढ़े हो कि फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है ये भी हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल था। यानी n और l जो है वो है ना कंबाइंड रूप से एनर्जी भी रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिटल का मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। लेकिन अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहा या फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर वन इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग सिस्टम बोले तब तुम क्या बोलोगे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए? तो याद करो इसके लिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ n पर डिपेंड करता है, एक ही क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गया इधर हम लोगों का। कुछ हम लोगों को यहां पर कुछ डिफिनीशंस है, उसको याद रखना। कुछ डिफिनीशंस है, जैसे अगर हम तुमसे पूछेंगे ऑर्बिटल, अगर हम तुमसे पूछेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम पूछें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये सब एक क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम तुम फिजिक्स में पढ़ोगे जब रोटेशन चैप्टर आएगा, ऐसे हम भी तुमको बताएंगे अभी धीरे धीरे। अभी याद रखना, जब भी कोई बोलेगा एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर L इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, रूट अंडर L इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, वेयर एच एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। एच एक कांस्टेंट होता है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ये सब सोचो कहीं से डिराइव किया गया है, पर हमको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है ना, तो हम लोगों को खाली रिजल्ट याद रखना है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम बताएंगे भी, है ना। जैसे याद करो, तुम लोगों में से किसी को आइडिया है लीनियर मोमेंटम क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, तो तुम कहोगे लीनियर मोमेंटम होता है, क्या होता है बताओ तो? लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, और ये वेक्टर होता है कि स्केलर होता है? बताओ, वेक्टर है कि स्केलर है? m इंटू वी वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो देखो, एंगुलर लीनियर मोमेंटम तो समझ गए ना। तो अगर कोई पार्टिकल, सपोज करो, अगर कोई पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन करेगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा जिसका रेडियस मान लो r है, और इस पार्टिकल का अगर मास m है, और मान लो इसका अगर वेलोसिटी v है, तो देखो लीनियर मोमेंटम तो m इंटू वी होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है m इंटू वी इंटू आर, एम भी आर को, यानी मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, यही होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एंगुलर मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर तुम क्लॉकवाइज घूमोगे, क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अंदर की ओर होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो बाहर की ओर होगा। तो अभी फिलहाल समझो कि लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर तुम क्लॉकवाइज घूमोगे तो वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन और एच बाई टू पाई के बराबर होता है। ठीक है, और याद करो हम तुमको बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास दो ढंग का, है ना, मोशन है। एक तो वो न्यूक्लियस के भी चारों ओर घूम रहा है, और एक वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। तो एक न्यूक्लियस के भी चारों ओर घूमने के कारण एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, और एक स्पिन पे भी अपना एक एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और अपने अगर एक्सिस पे घूमा तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए एक और फॉर्मूला हो जाता है जिसको कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाएगा तो वो होता है रूट अंडर s इंटू एस प्लस वन, रूट अंडर s इंटू एस प्लस वन h बाई टू पाई, फिर से h वही हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट। पर यहां पर जानते हो s का तो दो ही वैल्यू होता है, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ, लेकिन हम यहां अगर माइनस हाफ रख देंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाएगा।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ s का वैल्यू प्लस हाफ लेते हैं। s का वैल्यू क्या लेना है यहाँ, सिर्फ प्लस हाफ। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है रूट अंडर s इंटू एस प्लस 1h/2 ये सब रिजल्ट है, बार बार हम बोल रहे हैं, ये सब रिजल्ट है और याद रखना है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और वाइटल एंगुलर मोमेंटम। और एक होता है हम लोगों का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और ये बराबर होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 और यूनिट होता है bm जिसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कुछ टर्म्स है ना, जिसको 11th-12th के लेवल पे तुमको याद रखना पड़ेगा। सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिफाइन किया गया। एक तरह से सोचो, जैसे याद करो आज के क्लास में हम लोग बताए थे कि Mn2 प्लस में n बराबर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, याद करो अभी पढ़े थे। Mn2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड। तो किसी साल क्वेश्चन क्या दे देगा, एक साल पूछेगा कि बताओ Mn2 प्लस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो n बराबर 5। और एक साल पूछेगा नहीं बताओ Mn2 प्लस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो बस यहाँ n का वैल्यू 5 रख देंगे, तो 5 और यहाँ पे 7 आएगा, तो 5 इंटू 7, तो कहेंगे रूट अंडर 35। और यूनिट का नाम होता है bm जिसको बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। bm का मतलब एक यूनिट है ना मैग्नेटिक मोमेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये सब के बारे में तुमको 12th के फिजिक्स में पढ़ना है। अभी हम लोगों को बोर मैग्नेटॉन है ना, अभी हम लोगों को इसका यूनिट समझना है। ये बोर मैग्नेटॉन हो गया bm, तो हमेशा यूनिट bm लिखा हुआ रहेगा, बस समझना एक यूनिट है bm, ठीक है। तो ये हम लोगों का कुछ टर्म्स है, कुछ डिफिनेशन है जो तुम लोगों को पता होना चाहिए। और बाकी तो अभी हम बता दिए कि कितने तुम्हारे पास नोड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी पे अभी कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं ताकि इसका फॉर्मूला जो है वो हम लोगों को आसानी से दिमाग में बैठ जाए। देखो एक बात हम पहले फिर से बता देते हैं, तुम लोगों को एक बार बताए भी होंगे लेकिन बहुत सारे लोग नए एडमिशन लिए हैं। देखो हम लोग 11th-12th दोनों पढ़ा रहे हैं, तो 12th में करीब 500 लड़के थे है ना, हम लोग के 11th के करीब में। अब क्या है ना, सब लोग डाउट पूछते हैं, और तुम्हारे 11th में भी करीब देखोगे तो 75-80 स्टूडेंट्स है तुम्हारे बैच में। तो अब इसमें क्या है कि सब लोग इतना डाउट पूछते हैं ना, तो इकट्ठा हो जाता है। तो हम तुमको एक टाइम बताए हुए हैं कि तुम्हारा डाउट जो है वो हम हमेशा जो है वो 11 AM से लेकर 12 है ना, AM या PM जो बोलो है ना, सुबह में इसी समय हम सॉल्व करते हैं। तो तुम डाउट आज तुम कभी भी भेजना, जैसे अगर आज शाम में तुम डाउट भेजोगे तो तुम ये मत समझना कि हम आधा घंटा में तुमको सॉल्व करके भेज देंगे। अगर आज शाम में डाउट पूछोगे तो तुम 11 से 12 बजे के बीच में तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है इतना सारा क्वेश्चन हो जाता है और सब लोग एक्सपेक्ट करता है कि उनका डाउट 5 मिनट में सॉल्व हो जाए, तो वो संभव नहीं है ना। तो तुम लोग जो भी डाउट पूछोगे वो डाउट हम लोग 11 से 12 के बीच में उसका सॉल्यूशन तुम लोग को मिलेगा। तो तुम लोग भी निश्चिंत रहोगे कि भाई हर बार तुमको मोबाइल खोल के देखने की जरूरत नहीं है, 11 से 12 बजते बजते तुमको हर क्वेश्चन का डाउट मिल जाएगा। पर आज जो पूछोगे वो हमेशा हर दिन 11 से 12 के बीच में डाउट मिलेगा। बात तो समझ में आ गया है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग
तुरंत क्वेश्चन भेजते हैं, 5 मिनट के बाद एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, अरे सर आप सॉल्व नहीं किए। तो बाबू एक स्टूडेंट का नहीं है, इतना डाउट होता है और हम सबको डाउट बताते हैं, हर का डाउट। कोई एक सिंगल स्टूडेंट नहीं बोलेगा कि हम एक डाउट पूछे सर से और सर ने नहीं बताया। कोई एक सिंगल स्टूडेंट, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, तुम लोगों में से भी बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं, और जो पूछते हैं उनको पता है कि उनका डाउट उनको एकदम मिल जाता है हमेशा, है ना। तो हम सबका डाउट सॉल्व करेंगे। बस बाबू हमको भी थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डाउट्स आता है और उसको हम अकेले सॉल्व करना पड़ता है ना, ठीक है। हाँ, तो 11 से 12 के बीच में हम लोगों को डाउट एकदम तुमको हर दिन मिलेगा, ठीक है। तुम लोग भी उस पे निश्चिंत रहोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डाउट आ जाता है तो सॉल्व करना संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन 11 से 12 के बीच में आ जाएगा। तो अब देखो, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डील कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों का यहां पर क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दो दो बार आईआईटी में पूछा है ना, नीट में भी पूछता है, सेम क्वेश्चन है ये। पूछता है कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द ऑर्बिटल एंगुलर, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, of an electron, of an electron in, the orbital angular momentum of an electron in 2s orbital, in 2s orbital is, in 2s orbital is, ऑप्शन ए जो था वो था 1/2 h/2 पाई, बी जो है वो था h/2 पाई, सी जो है वो था √2 इंटू h/2 पाई, और जो डी था वो था 0। क्या लगता है बताओ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का, हाँ बहुत बढ़िया, देखो बस यही फॉर्मूला याद रखना है, यही डायरेक्ट पूछा जाता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो याद रखना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है तुम याद रखना है, और ये जब हम लोग टेस्ट लेंगे तो यही सब पे सवाल रहेगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम याद करो होता है रूट अंडर, है ना, L इंटू L+1 इंटू h/2 पाई। पर याद करो एस ऑर्बिटल के लिए तो L का वैल्यू 0 होता है, तो जब हम यहाँ L का वैल्यू 0 रख देंगे, है ना, तो ये तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा, है ना, एस ऑर्बिटल के लिए L बराबर 0 होता है, तो ये हम लोगों का 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक साल पूछा, एक साल तो एस के लिए पूछा, है ना। अगर यही हमसे क्वेश्चन पूछता, एक पूछा फॉर 3D ऑर्बिटल के लिए, एक पूछा फॉर 3D ऑर्बिटल के लिए, बताओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक साल पूछा 3D ऑर्बिटल के लिए, तो हम लोग 3D ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो 3D के लिए याद करो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। हाँ बहुत बढ़िया, तो L का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया और ये 2+1 हो गया, और यहाँ h/2 पाई हो गया, तो ये हो जाएगा √6 इंटू h/2 पाई, ये ऐसे हो गया √6 इंटू h/2 पाई, ठीक है, √6 इंटू h/2 पाई, बहुत बढ़िया। तो एक साल इस तरह से क्वेश्चन करके पूछा, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी रेडियल नोड्स, हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन, पहले तो 2s में पूछा गया और फिर 3p में पूछा गया, 2s और 3p में कितने रेडियल नोड्स हैं।
तो याद करो रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला है, रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला है वो हम लोगों का n माइनस एल माइनस वन होता है, n माइनस एल माइनस वन होता है। तो n का वैल्यू यहां पर 2 रखेंगे, l का वैल्यू 0 रखेंगे और फिर माइनस वन। तो देखो यहां पर 1 आ गया, तो 2s में रेडियल नोड की संख्या 1 हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और 3p के लिए अगर n माइनस एल माइनस वन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस वन माइनस वन। इसमें भी 1 आएगा ना, दोनों में 1 आएगा, 1 1, वेरी गुड। दोनों में 2s में भी एक रेडियल नोड रहा और 3p में भी एक रेडियल नोड रहा, n माइनस एल माइनस वन। ठीक है, याद करो एंगुलर नोड, एंगुलर नोड देखो अभी हम तुमको समझाए हैं px ऑर्बिटल ऐसा होता है। ये देखो ये px ऑर्बिटल ऐसा होता है, px होता है ना। तो देखो और याद करो एंगुलर नोड जो है वो L के बराबर होता है, एंगुलर को ही प्लेनर नोड बोलते हैं। तो याद करो प्लेनर नोड, तो यहां पे ध्यान से देखो एक लोब एक्स एक्सिस ऐसे ऐसे है, तो अगर यहां पर एक प्लेन बनाया जाए ऐसा, इसके बीच से पास करता हुआ एक प्लेन बनाया जाए, एक प्लेन बनाया जाए बीच से पास करता हुआ, ये कौन सा प्लेन होगा, ये कौन सा प्लेन होगा, याद करो अगर px है तो कौन सा प्लेन होगा, ये कौन सा प्लेन होगा, yz। कौन सा प्लेन होगा, yz। px में कौन सा प्लेन हो जाएगा, yz प्लेन। तो yz प्लेन यहां नोडल प्लेन हो जाएगा, एंगुलर नोड। ठीक है, तो px के लिए जो yz प्लेन हो गया, yz प्लेन ये हमारा प्लेनर नोड हो गया, प्लेनर नोड या फिर एंगुलर नोड, उसी तरह से। ठीक है, उसी तरह बताओ px के लिए yz प्लेन हो गया तो py के लिए xz प्लेन हो जाएगा, py के लिए कौन सा प्लेन हो जाएगा, xz प्लेन। ठीक है, और pz के लिए xy प्लेन हो जाएगा, pz के लिए xy प्लेन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, दिमाग लगा के बताओ तो इसमें कौन सा प्लेनर नोड है, इसमें कौन सा प्लेनर नोड है, सोच के बताना। अगर ऐसा ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो बताओ कौन कौन सा प्लेन, ये x है और ये y है, तो बताओ एक ये प्लेन, इस प्लेन का नाम बताओ। अगर ये x है तो इधर z है, तो इस प्लेन का नाम बता सकते हो, ये प्लेन कौन सा प्लेन है, xz प्लेन, xz प्लेन। ये प्लेन ऐसा प्लेन जो जा रहा है, ऐसा प्लेन जो जा रहा है जो कट करेगा वो xz प्लेन हो गया। मेरी बात समझे, ये प्लेन ये x एक्सिस है, सोचो ये x एक्सिस है, ऊपर y एक्सिस है और z एक्सिस अंदर की ओर जा रहा है, z एक्सिस अंदर की ओर जा रहा है। तो बताओ ये प्लेन जो अंदर की ओर जा रहा है ये xz प्लेन है, ये xz प्लेन है, समझ में आ रहा है। बताओ ये प्लेन कौन सा प्लेन है जो अंदर की ओर जा रहा है, ये प्लेन कौन सा प्लेन है, ये प्लेन सोच के बताओ कौन सा प्लेन है, yz प्लेन। बहुत बढ़िया, ये yz प्लेन है क्योंकि ये y और z की ओर जा रहा है। और बताओ ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, बोर्ड कौन सा प्लेन हो जाएगा, बोर्ड सीधा xy प्लेन हो गया, बोर्ड सीधा xy प्लेन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो बता सकते हो ये xy में कौन सा दो नोड है, दो नोडल प्लेन बताओ, xy में कौन सा दो नोडल प्लेन, सोच के बताओ। एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, कौन सा दो प्लेन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे श्रेयांश, ईशान, आशीष, आदित्य, बहुत बढ़िया। तो एक्स वाई में दो प्लेन जो है ये हो गया एक्सजेड एंड वाईजेड जो प्लेन है यही हमारा प्लेनर नोड देगा। क्योंकि याद करो डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, तो अगर डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 2 है तो उसमें दो प्लेनर नोड्स मिलना चाहिए, दो प्लेनर नोड्स मिलना चाहिए। ठीक है, और एक पॉइंट याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि याद करो डी जेड स्क्वायर का शेप जो थोड़ा गड़बड़ होता है, डी जेड स्क्वायर का शेप याद करो, डी जेड स्क्वायर के शेप में डबल डंबल नहीं है, डी जेड स्क्वायर के शेप में डबल डंबल नहीं है, ठीक है। तो पाया गया कि इसमें जो होता है वो कोनिकल नोड होता है। क्या होता है इसमें? कोनिकल नोड होता है, इसमें प्लेनर नोड नहीं होता है। ये सब खाली टर्म याद रखना। डी जेड स्क्वायर हैज कोनिकल नोड, प्लेनर नोड नहीं होता है, कोन की तरह होता है, हैज कोनिकल नोड। डी जेड स्क्वायर प्लेनर नोड की जगह क्या होता है? कोनिकल नोड की तरह, ऐसा 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 कोनिकल नोड की तरह ऐसा हो जाता है, कोनिकल नोड होता है इसमें डी जेड स्क्वायर में, क्योंकि इसमें 4 लोब नहीं होता है, डी जेड स्क्वायर में 4 लोब नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम 2 मिनट में जो आज के क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं, अब हम लोग अगले क्लास में जानते हो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अगले क्लास में अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा शुरू से? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, जिससे हम लोगों को कैथोड रेज, एनोड रेज ये सब मिलेगा, समझे? व्हाट इज लोब? लोब का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का गोला। लोब का मतलब शेयराज एक प्रकार का, है ना, गोल, जो स्फेयर टाइप का जो चीज हुआ उसी को लोब कह रहे हैं हम लोग। जैसे ग्लोब बोलते हैं ना, ग्लोब, उसी तरह लोब हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो अभी 1 मिनट याद रख लो, हम लोग कुछ कुछ का फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n-l-1 होता है, नंबर ऑफ एंगुलर या प्लेनर नोड्स l के बराबर होता है, टोटल नोड्स n-1 के बराबर होता है, और वाइटल एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर l इंटू l+1 h/2 होता है ना। और स्पिन अगर एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे तो रूट अंडर s इंटू s+1 h/2 होता है। एक टर्म होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जो होता है रूट अंडर n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। और एक दो टर्म अभी और पढ़ाएंगे, एक दो टर्म अभी यहीं पे लिखते हैं। देखो, अगर हम यहां पर बोले स्पिन मल्टीप्लिसिटी, बताना स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि तुम लोग को दिखाई दे। एक टर्म हम लोग लिख रहे हैं, बताओ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर कोई बोलेगा तो उसको कैसे लिखा जाता है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2 टाइम्स सिग्मा एस, 2 टाइम्स सिग्मा एस प्लस 1। सिग्मा का मतलब जानते हो क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है समेशन। जैसे याद करो, अगर हम तुमसे बोले यहां पर ऐसे ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है। तो अब बताओ यहां सिग्मा एस कितना है? सिग्मा एस, तो ध्यान से देखो, अगर ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ है, तो मिलके 0 हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ मिलके 0 हो गया। फिर यहां पर प्लस हाफ और माइनस हाफ मिलके 0 हो गया, तो यहां पर सिर्फ कितना बचा? हाफ। कितना बचा? 1/2। यानी यहां पर टोटल यहां पर सिग्मा एस का वैल्यू जो है वो 1/2 हो गया। सिग्मा एस का वैल्यू क्या हो गया? 1/2। और 1/2 को यहां लिख दो, 1/2 को यहां लिख दो, तो तुम्हारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी तुम्हारा कितना आ जाएगा? पता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा? यहां पर लिखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां हाफ लिखोगे तो 2 इंटू हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना हो गया? 2 आ जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2, ठीक है। और बताओ तो इसी को टोटल स्पिन बोलते हैं, टोटल स्पिन बोलते हैं सिग्मा एस को,
टोटल स्पिन किसको बोलते हैं? सिग्मा एस को टोटल स्पिन बोलते हैं, टोटल स्पिन बोलते हैं सिग्मा एस को। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। बताओ टोटल स्पिन किसको बोलते हैं? टोटल स्पिन बोलते हैं सिग्मा एस को, और 2 इंटू सिग्मा एस प्लस 1 को बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो बताओ यहां पर टोटल स्पिन कितना है? यहां टोटल स्पिन हाफ है, यहां पर टोटल स्पिन हाफ है। ठीक है, यहां टोटल स्पिन हाफ है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं, बताना तो यहां पर बताओ तो इसमें बताओ टोटल स्पिन कितना है? इसमें टोटल स्पिन कितना है बताओ? टोटल स्पिन 1, बहुत बढ़िया, टोटल स्पिन 1। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हुआ? स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हुआ? 3, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सिग्मा एस को टोटल स्पिन कहते हैं और 2 इंटू सिग्मा एस प्लस 1 को स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो, तो हमको लगता है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से अपना स्टार्ट करेंगे, है ना, स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर से। चलो, इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग खत्म कर दिए, अब शुरू से स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।